दोस्तों नमस्कार। आज मैं रवि मिश्रा लक्ष्य क्लासेस की तरफ से दूसरा क्लास लेकर फिर से उपस्थित हूं आपके साथ। डीएलएड के बीपीएससी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोवाइड किए गए सिलेबस के इकाई 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शिक्षाई विमर्श। इन शिक्षाई विमर्शों पे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं उनका शिक्षा के मामले में क्या दृष्टिकोण रहा है, खास करके भारतीय शिक्षा और बाल शिक्षा के संदर्भ में। क्योंकि हम यहाँ डीएलएड की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमारा फोकस क्या होगा कि बाल शिक्षा पर ही केंद्रित होगा। बच्चों, छोटे बच्चों मतलब प्राथमिक शिक्षा भारत में कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर उनका क्या विचार है। तो सिलेबस के हिसाब से तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम इसको पार्ट वाइज करके ताकि हम इसका विस्तृत अध्ययन कर पाए और विषय वस्तु जो है वो एक ही बार में बहुत बड़ा होकर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए हम लोग इजीली इसको एक एक विद्वानों या दो दो विद्वानों का, जैसे आज के लिए हमने सिलेक्ट किया है पहले दो जो शिक्षा शास्त्री हैं, महात्मा गांधी और गिजुभाई बधेका। इन दोनों के शिक्षाई विमर्श, इनके क्या विचार हैं शिक्षा के मामले में, उसको पढ़ेंगे। और शिक्षा के विमर्श को भी और शॉर्ट एंड कॉन्साइज किया है आयोग ने कि महात्मा गांधी के शिक्षाई विमर्श हिंद स्वराज के हिसाब से क्या होना चाहिए। क्योंकि हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। हो सकता है कि बाद में उनके विचारों में परिवर्तन आया हो, लेकिन हमें सिलेबस के हिसाब से केवल हिंद स्वराज के मामले में, मतलब हिंद स्वराज में जैसा महात्मा गांधी ने वर्णन किया है उसके हिसाब से पढ़ेंगे और जानेंगे। साथ ही गिजुभाई बधेका जो कि एक लेखक हैं मूलतः, उनके अपने शिक्षाई विमर्श हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी समाज सुधारक नेता और स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे चर्चित व्यक्ति, और स्वतंत्रता के सबसे ज्यादा श्रेय महात्मा गांधी को मिला। तो इनका अपना विमर्श शिक्षा के प्रति भी था कि भारत की शिक्षा कैसी हो। खुद महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम से बहुत अच्छे पढ़े लिखे बैरिस्टर थे और लंदन से इन्होंने वकालत की परीक्षा पास की। उसके बाद साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने गए। ओवरसीज क्लाइंट्स होते थे इनके, जो क्लाइंट्स भी होते थे महात्मा गांधी के बहुत बड़े होते थे। फिर इनका शिक्षा के संदर्भ में जब इन्होंने पूरे देश को देखा, दुनिया को देखा, एक्चुअली इन्होंने दुनिया को देखा और सारे दुनिया में चल रहे जो अभिनव प्रयोग थे उनको देखा कि शिक्षा के मामले में लोग देश और समाज किस तरह से ट्रीट कर रहा है। और चूंकि हम परतंत्र थे, हमारी शिक्षा पर भी, शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे थे और ये प्रयोग यूरोपियनों द्वारा किए जा रहे थे। हमारे जो शिक्षाई आधारभूत ढांचा था अंग्रेजों के आने के पहले, उसको नष्ट किया जा रहा था और उसको नष्ट करके अंग्रेजों द्वारा पोषित और अंग्रेजों के लाभार्थ जो शिक्षा प्रणाली थी उसको लागू किया जा रहा था। तो इसमें महात्मा गांधी का हिंद स्वराज जो है तत्कालीन समय में शिक्षा, बाल शिक्षा या कहें कि प्रारंभिक शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचारों को हम लोग जानेंगे। और दूसरा, आज गिजुभाई बधेका के दिवा स्वप्न, इनका एक चर्चित उपन्यास है दिवा स्वप्न, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इनका विमर्श क्या था, इनका विचार क्या था शिक्षा के प्रति। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से। हिंद स्वराज जो है पुस्तक एक लघु पुस्तिका है, बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, ये लघु पुस्तिका है और संभवतः महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक शिक्षा के ऊपर है। इसकी रचना उन्होंने 1909 में जब लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो उस जहाज में बैठे हुए जो अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय युवा थे, क्रांतिकारी विचारों के, उनके साथ वार्तालाप हो रही थी महात्मा गांधी की, और उनका थोड़ा सा विचार अलग था। महात्मा गांधी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे। और जो वो नौजवान थे अंग्रेजी पढ़े लिखे, उनका विचार महात्मा गांधी से बिल्कुल ही उल्टा था। तो उनके बातचीत के क्रम में महात्मा गांधी के मन में जो विचार है कि ये लोग जो है, नवयुवक जो है, ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हिंसात्मक साधनों का सहारा लेकर भारत को आजाद कराने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के हिसाब से वो गलत रास्ते पर जा रहे थे। तो इसका दोषारोपण हम किस पर करें? क्या उन बच्चों की गलती है, उन नौजवानों की गलती है, उनके माता पिता की गलती है, समाज की गलती है, या किसकी गलती है? इसको महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में उद्धृत किया है।
हिंद स्वराज एक संवाद रूप में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें दो पात्र हैं। एक है संपादक, एक पत्र के संपादक हैं जिसके, और दूसरे हैं पाठक। एक पाठक हैं, समाचार पत्र के पाठक, और एक संपादक के बीच में इसको संवाद के रूप में लिखा गया है। इस संवाद में महात्मा गांधी जो है वो संपादक की भूमिका में है, और एक जो उन्होंने युवा जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पाठक के रूप में है। तो संवाद रूप में लिखी हुई पुस्तक है और बहुत ही पतली पुस्तिका है, कोई बहुत ज्यादा पन्नों की नहीं है। तो इसमें शिक्षाई विमर्श, इसका कंक्लूजन, चूंकि हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको शिक्षा के मामले में कि क्या कोर कॉन्सेप्ट रहा है महात्मा गांधी का, इसके बारे में क्या सोचते हैं वो, इन पूरे पुस्तक के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, समाज को ये क्या दिखाना चाहते हैं, तो इस पर हम लोग आएंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग इसका शॉर्ट इतिहास जान लें कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना पानी के जहाज में इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका के अपने यात्रा के दौरान लिखी थी, तथा यह संवाद रूप में संपादक और पाठक के बीच के संवाद के रूप में लिखी गई रचना है। इसको सबसे पहले महात्मा गांधी ने गुजराती में लिखा था। इसकी लैंग्वेज क्या थी? हिंद स्वराज की गुजराती। और इसको छापा गया था द इंडियन ओपिनियन में। तो इंडियन ओपिनियन में यह गुजराती भाषा में छपा था। अंग्रेजों ने इसे देखा और देखकर इसे राष्ट्रद्रोहात्मक प्रवृत्ति का घोषित करते हुए इसको बैन कर दिया। बैन करने के बाद महात्मा गांधी को लगा कि मैंने इसमें कुछ अंग्रेजों के लिए ऐसा कुछ कहा नहीं है जिसको राजद्रोह घोषित किया जा सके। तो उन्होंने फिर इसका अनुवाद किया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में अनुवाद करके इसको छापा गया फिर से, ताकि यह साबित हो सके, अंग्रेज भी पढ़ सके उसको, और यह साबित हो सके कि इसमें राजद्रोह जैसा कुछ चीज है नहीं। तो जब अंग्रेजों ने इसके अंग्रेजी संस्करण को पढ़ा तो वो भी माने कि हाँ ठीक है, इसमें वैसा कुछ नहीं है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो फिर इसको 21 दिसंबर 1938 को इस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। 1909 में, तो 1909 में यह पुस्तक प्रकाशित होती है, उसके बाद प्रतिबंधित होती है, पुनः इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित होता है, और उसके बाद से अंग्रेज इस पर से बैन हटा लेते हैं 1938 में। ठीक है। अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर अंग्रेजों को हराने, अंग्रेजों से लड़ने या उन्हें देश से बाहर निकालने का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। इस पुस्तक के अंदर कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। इसमें बल दिया गया है कि हम स्वराज के लक्ष्य और स्वराज की परिभाषा क्या हो सकती है। स्वराज को जिस अर्थों में तत्कालिक युवा समझ रहे थे, गांधी जी ने उसे समझाने के लिए इसे लिखा कि स्वराज का असली मतलब जो है वो वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि अंग्रेज बाहर चले गए और हमें स्वराज की प्राप्ति हो गई। गांधी जी ने कभी इस तरह के स्वराज की कल्पना नहीं की थी कि जिसमें अंग्रेज चले गए और सत्ता हमें दे दिया और कुछ लोग सत्ताधीश बनकर बैठ गए, जैसा कि उत्तर काल में हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जैसा कि हुआ, हम लोग देख रहे हैं। तो खैर उस विमर्श पे हम लोग नहीं जाएंगे, राजनीतिक विमर्श हो जाएगा वो। यहाँ पे हम लोग शिक्षाई विमर्श तक ही सीमित रहेंगे। तो उनका भी यही सोच था उस समय, लिखते समय गांधी जी की यही सोच रही होगी कि स्वराज जो है वो केवल स्वतंत्रता प्राप्ति, राजनीतिक रूप से गद्दी या कुर्सी की प्राप्ति नहीं है। स्वराज का एक व्यापक अर्थ है। उस अर्थ को शिक्षाई संदर्भ में लेना चाहिए कि अगर व्यक्ति शिक्षित है और सही मायनों में शिक्षित है, जैसे इस पुस्तक में गांधी जी जो है वो शिक्षा के सही अर्थों का दर्शन कराना चाहते हैं। ये नहीं कि हम अंग्रेजी पढ़ लिए और बैरिस्टर हो गए और ओवरसीज क्लाइंट मिल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं मुकदमे की पैरवी करने के लिए, बहुत अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है हमको। तो यह शिक्षा का असली मकसद नहीं है गांधी जी के हिसाब से। जो कि असली मकसद, जो शिक्षा उनको मिल रही थी, गांधी का विमर्श यही है कि यह जो शिक्षा अंग्रेजी पद्धति है वो यही कह रही है कि ज्योग्राफी पढ़ लो उसमें मास्टर हो जाओ, वकालत पढ़ लो उसमें मास्टर हो जाओ, और उसके साथ अथाह पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ। क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोगों की बहुत ही कमी थी। तो जो वेल क्वालिफाइड लोग होते थे, जिनको हम लोग अंग्रेजी मीडियम से वेल क्वालिफाइड, जो कि अंग्रेजी में जिरह कर सके, बहस कर सके, वैसे लोगों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते थे वो लोग। तो उसको वो
स्वराज का हथियार नहीं मानते थे कि अगर हमारे सारे युवा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ लिए और अंग्रेज जज के सामने खड़े होकर अंग्रेजी में जिरह कर रहे हैं तो यह स्वराज प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि हम अभी भी सांस्कृतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और शिक्षाई रूप से अंग्रेजों के पराधीन है, गुलाम है। तो इस गुलामी को तोड़ने की बात हिंद स्वराज में की गई है कि हमारा जो शिक्षा हो वो हमारी संस्कृति के अनुरूप हो, हमारे भाषा में हो, मातृभाषा में हो, जैसे कि बच्चे उसे पढ़ें तो दूरी महसूस न करें। जैसा कि गांधी जी हम लोग जान रहे हैं कि उनके द्वारा स्थापित जो विद्यालय है, बुनियादी विद्यालय, तो उनका यही संदर्भ था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समाज के लिए उपयोगी हो सके। ऐसा नहीं हो कि ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिए और उसके बाद हम अंग्रेजों के लिए उपयोगी हो गए, जज बन गए या कलेक्टर बन गए या थानेदार बन गए और अंग्रेजों के लिए उपाय बन गए, एक उपकरण बन गए। तो उपकरणों का तो इस्तेमाल दोनों तरफ से होता है। जैसे एक चाकू है, उसी से किसी का पेट गोद कर उसकी हत्या भी की जा सकती है और उसी एक चाकू से ऑपरेशन करके किसी मरीज का इलाज भी किया जा सकता है। तो एक उपकरण के तौर पर भारतीयों का यूज न हो, यह बताना चाह रहे हैं गांधी जी हिंद स्वराज के माध्यम से कि हम अंग्रेजों का उपकरण न बने। अंग्रेजी मीडियम शिक्षा का उन्होंने खिलाफत की है कि अंग्रेजी हमारी संस्कृति नहीं है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हमारे मूल विचार जो उत्पन्न होते हैं मन में वो अंग्रेजी भाषा में नहीं होते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने एकदम से क्रॉस कर दिया कि नहीं अंग्रेजी मीडियम शिक्षा को पढ़ो ही मत। उनका कहना यह था कि जो प्रारंभिक शिक्षा हो वह मातृभाषा में होनी चाहिए और बच्चे जो हैं वो अपने समाज से जुड़े, अपने गांव से जुड़े, अपने परिवार से जुड़े। अब एक अंग्रेजी पढ़ने वाला बच्चा, अगर उस समय के समाज में आप कल्पना करके देखिए कि जो बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है वह अपने अनपढ़ माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य जो वैसा उस समय था जो संयुक्त परिवार, उसमें कितने लोगों के साथ अटैच हो पाएगा। वह बच्चा धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने समाज से दूर होता चला जाएगा और वह समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति नहीं बनेगा। वह जब ग्रेजुएशन पास करेगा या उच्चतर शिक्षा हासिल कर लेगा, मास्टर्स कर लेगा किसी भी विषय में, तो वह एक उपकरण बन जाएगा किसका? अंग्रेजों का। और उस उपकरण से अंग्रेज अपना हित साधेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारत पर शासन करना था, न कि यहाँ का सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास था। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में इसकी मुखालफत की कि अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभिक अवस्था में नहीं होनी चाहिए। वैसे अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए उच्चतर शिक्षा के लिए, ताकि हम यह जान सकें कि यूरोप में पारिवारिक विखंडन के बाद उनकी स्थिति क्या है, किस तरह से उनका मोहभंग हुआ है अपनी ही संस्कृति से। जैसे यूरोप में अपनी संस्कृति से मोहभंग उस समय शुरू हो चुका था। लोगों को लगने लगा था कि अब जैसे अंग्रेज जो थे वो पूरी दुनिया में शासन करने के लिए बाहर निकले, उनके अपने देश से उनका काम नहीं चल रहा था। गांधी जी यही कहते हैं कि हम लोग जो शिक्षा देंगे वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसी शिक्षा ग्रहण कर लें कि हमें दूसरे देश पर जाकर कब्जा करना पड़े या वहां जाना पड़े ताकि हमारा जीविकोपार्जन हो सके। अंग्रेजों की यही तो थी, उनके जो शैक्षिक उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। वो यूरोप से पूरे दुनिया पर शासन कर रहे थे, इसलिए कि उनके रिसोर्सेज जो थे, उनका एजुकेशन सिस्टम जो था वह उनके लिए उपयोगी नहीं रह गया था। तो अब वो दूसरे देशों में जाकर वहां से मजदूरों को लेते थे, वहां से कारीगरों को लेते थे और अपना काम करते थे। तो यहाँ पर गांधी जी का मूल जो कंसर्न है यही आगे चलकर डेवलप होता है बुनियादी विद्यालय के तौर पर। गांधी जी ने इसका प्रायोगिक ये भी किया है, प्रयोग भी किया है और इसे बुनियादी विद्यालय के नाम से शुरू भी किया कस्तूरबा ने बाद में। हालांकि हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, बुनियादी विद्यालय एक अलग चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो इस हिंद स्वराज नामक पुस्तक में 20 अध्याय तथा 2 एनेक्सर हैं, क्या बताएंगे, संसूचियां। 20 अध्याय तथा 2 संसूचियां हैं। 20 अध्याय और 2 संसूचियां, एनेक्सर्स। दो संसूचियां और 20 अध्याय। ऑब्जेक्टिव टाइप चूंकि क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए, क्योंकि बुक में ये मेंशन है, तो इसको हम लोग
ध्यान दे लेंगे कि 20 अध्याय और 2 संसूचियां हिंद स्वराज नामक पुस्तक में है। इसके अनुसार स्वराज की परिभाषा, हिंद स्वराज के अनुसार स्वराज की परिभाषा गांधी जी बताते हैं कि मन का राज ही स्वराज है। हिंद स्वराज को समराइज करते हुए जो मुख्य बातें इसमें गांधी जी पॉइंट आउट करते हैं, वो ये कहते हैं कि स्वराज जो है यह अपना राज मतलब किसका राज? अपने मन का राज। और मन कैसा? हमारे संस्कृति के हिसाब से, हमारे सभ्यता के हिसाब से। हमारा मन उच्च श्रृंखल नहीं होना चाहिए। हमारा मन किस तरह का होना चाहिए? अहिंसात्मक होना चाहिए। यह हम हिंसा नहीं करेंगे। और जिस समाज से हिंसा का स्थान न हो, जिस समाज में हिंसा का कोई स्थान न हो, वह समाज ही राम राज्य है, जिसकी कल्पना गांधी जी करते हैं कि वहां पर हिंसा न हो। कोई किसी के साथ किसी तरह का हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, किसी भी तरह का हिंसा न करे। यह गांधी जी स्वराज की बात करते हैं, इस तरह के स्वराज की, कि अपने मन को नियंत्रित कर लेना और उस मन को ही नियंत्रित मन जो है वही राज करे। यही असल मायने में स्वराज है, जिसकी चर्चा गांधी जी इस बुक में करते हैं। और इसे प्राप्त करने का तरीका क्या है? स्वराज को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका स्वदेशी है। ठीक है, जैसे विदेशी वस्तुएं जो उस समय आती थी इंग्लैंड से, यूरोप से बनकर, तो उन वस्तुओं को गांधी जी कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपना राज लगाना है, स्वराज लाना है, तो हम अपने देश के लोगों को, जो कि कौन से बुनियादी विद्यालय से जो शिक्षा प्राप्त लोग हैं, वो समाज के लिए उपयोगी हैं, और वैसे उपयोगी लोगों द्वारा जो तैयार किया गया चीज है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। और उस स्वदेशी के इस्तेमाल के कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो है लोकलाइज हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप में संपूर्ण होगी। हमें किसी दूसरे देश के साथ बहुत ज्यादा व्यापार करने की या निर्भरता जो है हमारी, वह यूरोप के देशों पर खत्म हो जाएगी। जैसा कि बाद में गांधी जी ने किया भी। ये पुस्तक तो 1909 में लिखी गई है, लेकिन बाद में गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया। तो उस स्वदेशी आंदोलन का यही था कि हम अपने जरूरत के सामानों के लिए स्वनिर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं होता है कि हम खुद के ऊपर निर्भर हैं, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है। हमारा समाज, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक संदर्भों में हम देखते हैं अपने आप को, तो हमारे समाज पर हम निर्भर रहें, अपने ही समाज पर, किसी बाहरी पर नहीं, जो कि हमें ब्लैकमेल करे या किसी भी तरह से आर्थिक शोषण करे, मानसिक शोषण करे, या सामाजिक शोषण करे, या राजनीतिक शोषण, जैसा कि तब हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह के शोषण से मुक्ति के लिए स्वराज जरूरी है, और स्वराज के लिए जरूरी है हमारा स्वदेशी। तो घुमा के गांधी जी अपनी बातों को वहीं पर लाते हैं संवाद के तौर पर, कि इसे प्राप्त करने का, स्वराज प्राप्त करने का एक तरीका है स्वदेशी। और यहाँ पर हमें विरोध नहीं करना है, हम अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी संस्कृति उनके लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन वैसे ही हमारी संस्कृति हमारे लिए बेहतर हो सकती है। और इस चीज का हमें गर्व होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हम यहाँ किसी को नीच दिखाने के लिए, हीन दिखाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम किसी के राजनीतिक एजेंडा नहीं बना रहे हैं कि आपका शासन समाप्त हो जाए। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने आप में स्वयं उतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम जब स्वयं अपने आप में उस काबिल हो जाएंगे, तो स्वराज अपने आप आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। इसके लिए हमें किसी से लड़ने की, किसी से किसी मारकाट की, किसी सशस्त्र क्रांति की जरूरत नहीं है। और यह विचार गांधी जी के मन में तभी आ रहा था जब वह एक व्यक्ति के साथ, जो जहाज में उनके साथ यात्रा कर रहा था, वह क्रांति के जरिए स्वराज लाने की बात करता है। तो गांधी जी उसको संवाद के तौर पर एक उपाय बताते हैं कि यह भी एक तरीका हो सकता है कि बिना सशस्त्र क्रांति के हम लोग स्वराज लाएं, और यह अपने आप में एक क्रांति होगी। बिना लड़े, बिना युद्ध किए अगर हम लोग सत्ता हस्तांतरण कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ, तो यह अपने आप में एक क्रांति होगी। और उसके बाद के समय में हमने देखा भी, 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी कि बिना खून बहाए हमने सत्ता का हस्तांतरण कर लिया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, असहयोग के मार्ग पर चलकर, और सविनय अवज्ञा के मार्ग पर चलकर। मतलब हमने कभी भी लड़ाई नहीं छेड़ी, हम कभी शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किए, और नहीं कभी अगर ऐसी घटना हो गई जैसे चौरा चौरी कांड हुआ और गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया,
जो अहिंसात्मक आंदोलन था उसको भी वापस ले लिया। बोले कि नहीं, अगर आप हिंसा के शिकार हो रहे हैं तब भी हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस समय आपसे असहयोग की बात छोड़ दें। अभी आप खुद में उलझे हुए हैं, आप खुद को ठीक कीजिए, फिट हो जाइए, लड़ने के योग्य हो जाइए, फिर हम लड़ेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो शारीरिक तौर पर नहीं होनी है, हमारी जो लड़ाई है यह वैचारिक तौर की लड़ाई है। हम विचारों से लड़ेंगे आपके साथ, और एक ना एक दिन हमारे विचार जो है वो सही विचार है और यह जीतेंगे और आप हारेंगे। इस तरह की लड़ाई के पक्षधर थे गांधी जी। तो शिक्षा के बारे में और बताते हैं, स्पष्ट विचार है उनका कि जो प्रारंभिक शिक्षा हो वह मातृभाषा में होनी चाहिए। जब हम अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ घुल मिलकर अपना बचपन बिता लेते हैं तो वह हमारे मन में गहरे बैठ जाती है, और उसके बाद जब हम मतलब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उस समय हमारा मन जो है, बच्चों का मन जो है, वही इस चीज को जज करने लायक हो जाता है। इस चीज का वो मतलब निर्धारित कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और तब उसे अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि वो कंपेयर कर सके दोनों संस्कृतियों में कि दोनों में से किसकी संस्कृति बेहतर है, और दोनों में से किस संस्कृति के साथ मुझे जाना चाहिए, किसके साथ मुझे एसिमिलेट होना चाहिए। क्या हमें उस संस्कृति को अपना लेना चाहिए, या उस संस्कृति के अलावा हमारी संस्कृति अच्छी है। और ज्ञान अर्जन के लिए अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अंग्रेजी एक भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था वो। फिर भी गांधी जी कहते हैं कि उच्च शिक्षा जो है वह जीविकोपार्जन के लिए या उनकी संस्कृतियों को समझने के लिए, जब तक हम दोनों चीजों को समझेंगे नहीं। अब दो चीजें हैं, अगर आपके पास एक कोई ए है और बी है, और ए आप उपयोग कर रहे हैं, सपोज एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए किसी पंखे का, कि अगर आप ओरिएंट के पंखा है आपके घर में और आप उसको यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उषा का पंखा है वह बहुत ही बेकार है, तो इसको आप किस आधार पर कर सकते हैं? इसको कहने का आधार एक ही हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल करें और आपको लगे कि यह ए से बेहतर है या खराब है, तब आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो गांधी जी यही कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में, अपनी भाषा में, हिंदी में, और जो उच्च शिक्षा है उसको अंग्रेजी में कीजिए, और फिर दोनों चीजों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि कौन सा बेहतर है, फिर उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो लोग हाईली क्वालिफाइड थे। राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू या शास्त्री जी थे, इस तरह के जो लोग थे, बी आर अम्बेडकर थे, इस तरह के जितने भी लोग थे ये हाईली क्वालिफाइड थे और इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन इनका चूंकि मातृभाषा से लगाव रहा है, हिंदी से लगाव रहा है, तो इन्होंने दोनों संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते या मोतीलाल नेहरू चाहते तो वो आराम से किसी देश में जाकर सेटल हो सकते थे, वो ब्रिटेन की नागरिकता ले सकते थे, और अंग्रेजों द्वारा ऐसे लोगों को तो उपाधियां तक दी जाती थी। उन उपाधियों के बदौलत वो यूरोप के किसी भी देश में जाकर रह सकते थे, बच सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का कारण है उनका राष्ट्र प्रेम, भाषा से प्रेम, संस्कृति से प्रेम। इसी भाषा और संस्कृति से प्रेम की बात कर रहे थे महात्मा गांधी कि अपने बच्चों को जब हम प्रारंभिक शिक्षा बाल्यावस्था में उनके बीजारोपण कर देंगे सही चीजों का, तो वह उनके दिमाग से नहीं निकलेगा, और उसके बाद वो चाहे जितनी भी उच्च शिक्षा ले ले वो और कहीं नहीं जाएंगे। उनका देश के प्रति प्रेम, अपने संस्कृति के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपने समाज, अपने लोगों के प्रति जो प्रेम है वो वही रहेगा, और तभी हमारा समाज जो है यह आगे बढ़ पाएगा। उनके पढ़ाई का, उनके शिक्षा का लाभ तभी हमारे समाज को मिल पाएगा। तो इनको महात्मा गांधी एक और बात करते हैं इसमें, और वो बात करते हैं द्विभाषा सूत्र कि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में दो भाषाओं, कम से कम एक भाषा जो बृहद तौर पे फैली हुई है, जैसे उत्तर भारत में हिंदी भाषा, और उसके साथ एक क्षेत्रीय भाषा को लिया जाए, और बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसका समावेश किया भी, और द्विभाषा सूत्र को लागू किया गया पूरे देश में कि कहीं पर भी प्रारंभिक विद्यालयों में दो भाषाओं की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें हिंदी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, हिंदी, मैथिली और इस तरह की भाषाएं शामिल कर दी गई। तो हम लोग आएंगे इस पे महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसके साथ ही अगले वीडियो में डालेंगे। साथ ही उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, जहां जाकर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने खुद का मूल्यांकन खुद से ही कर लीजिए।
बाद में हम लोग जब सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएंगे प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे और वो प्रैक्टिस सेट जो होगा उसका इवेल्युएशन हम अपनी तरफ से करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम एक उसका जनरेट कर लिया जाएगा, जिससे कि आप खुद से अपनी प्रैक्टिस सेट की एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी की स्तर का जानकारी ले सकते। दूसरा हम लोग आते हैं, अब इसके बाद आते हैं हमारे शिक्षा शास्त्री साहित्यकार लेखक गीजू भाई बधेका। तो नाम ही इनका बता रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले होंगे, आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे। गीजू भाई, और भाई लोग जैसे अभी मोटा भाई है हमारे, कहाँ के रहने वाले हैं, सबको जान रहा होगा, बहुत ही पॉपुलर आदमी है मोटा भाई। तो ये भाई लोग जो होते हैं ना, ये गुजराती होते हैं, ये भी गुजराती है, गीजू भाई बधेका भी गुजराती है। मूल रूप से इनका लेखन जो होता है ये गुजराती में होता है, और इनका जो दिवा स्वप्न है ये अभी गुजराती भाषा में लिखा गया है। इसका हिंदी अनुवाद उसी साल, जिस साल यह इनका प्रकाशित होता है, उसी साल इसका प्रकाशन करते हैं काशीनाथ त्रिपाठी जी हिंदी में दिवा स्वप्न का। और दिवा स्वप्न जो है यह एक काल्पनिक कथा है, एक शिक्षक की काल्पनिक कथा है, जिसमें जो पात्र हैं